हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसे हम कहते हैं, विकलांगजन या दिव्यांगजन अधिनियम 1995, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें भी ज़रूर देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पर आप यदि जुड़ जाते हैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती हैं, जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज या फिर डिसेबिलिटी रिलेटेड जो थ्योरी वीडियो हैं उन सब का पीडीएफ आपको मिलेगा, मिल चुका है और मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसे हम कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर क्लिक करें और ज्वाइन करें, ताकि आपको उसमें विभिन्न प्रकार की पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, आपको लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में देखते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ब्रैकेट में है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। हिंदी में कहते हैं कि यहाँ पर जो बीच में विकलांगजन अधिनियम, समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा पॉइंट देखिए कि विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अंग है। इसका कहना है, बिल्कुल इसमें कहा गया है, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अंग है। जिस तरीके से समाज में सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं, एक अंग के रूप में जाने जाते हैं, उसी तरीके से दिव्यांग व्यक्ति भी एक अंग है, जिन्हें सहानुभूति नहीं समान अनुभूति की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सिंपैथी देते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको सेम फीलिंग की आवश्यकता है। जिस तरीके से सामान्य बच्चा समाज में जीवन यापन करता है, उनको भी वही आवश्यकता है, लेकिन हम सहानुभूति केवल देते रहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और ये हमारा अधिनियम भी कहता है कि उन्हें सहानुभूति नहीं समान अनुभूति की जरूरत है। और कुछ पॉइंट देखते हैं कि विकलांगजन अधिनियम 1995 लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था और 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया था। इसलिए हम इसको जानते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 क्यों कहते हैं। कभी भी जब ये गजट में पारित हो जाता है फाइनली, तो उसे हम वही डेट के नाम से जानते हैं। बाद में वो कब पूरी तरीके से लागू हुआ, उसको हम बाद में डेट देते हैं। जैसे कि अगर आप आरटीई एक्ट 2009 देखें तो वो पूरी तरीके से 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, लेकिन उसको हम जानते क्या हैं, आरटीई एक्ट 2009। तो उसी तरीके से ये है, कोई भी अधिनियम हो, वो गजट में जब पास हो जाता है तो वही डेट उसकी सर्वमान्य होती और वही हमेशा मानी जाती है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था। यानी कि जम्मू कश्मीर उसी के सारे कानून नियम सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब जो भी बातें चीज़ें बनेंगी वो सभी के लिए समान होंगी, क्योंकि अब समान रूप से अधिनियम लागू होंगे। जो धारा 370 थी वो अब हट गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अधिनियम विकलांग व्यक्ति के समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है कि किस तरीके से इनको समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी को अवसर नहीं देंगे, तब तक हमें अधिकार नहीं है कि उन पर कमी निकालें। और खास करके
कमी निकालना उसे कहते हैं कि यानी कि हम खुद एक विकलांग हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एबिलिटी जरूर होती है। तो अगर हम कमी निकालते हैं तो हम एबिलिटी को क्यों नहीं पहचान पाते? तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि पॉजिटिव व्याख्या है। अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। जो आज किसी भी नाम से कोई भी कुछ भी बुला देता है, वो भी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके विभिन्न प्रकार के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अधिकार होते हैं, उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। पूर्ण भागीदारी चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन। जब पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सामान्य बच्चे से की तरीके से ये इनमें पावर नहीं होता, ये कुछ कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में उदाहरण हैं जो कि सामान्य व्यक्ति वो नहीं कर पाए लेकिन वो कर पाए। आप स्टीफन हॉकिंग को ले लीजिए, वो कितना एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? वो भी तो एक दिव्यांग थे, लेकिन हम उन्हें बाद में समझते हैं जब वो कुछ कर दिखाते हैं। पहले से हमारी अकल उतना काम नहीं करती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये हमारा एक्ट भी इसी बात की व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यह कानून एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और विकलांग लोगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल मील का पत्थर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा लिखित दस्तावेज था जिसमें काफ़ी अधिक दिव्यांगताएं थीं, और उनको एक दिशा निर्देश, एक लिखित रूप में दस्तावेज जहां पर उनकी सोशल सिक्योरिटी और विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं, जिन्हें हम सभी प्रकार के अध्यायों में हम जानेंगे। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, एक एक अध्याय को आप सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं और संकाय और समान अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्थानीय निगम और नगर पालिकाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वह खुद को वहां के समाज के उत्पादक नागरिक के रूप में साबित कर सके। बिल्कुल, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है या जो नगर पालिकाएं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन उनको बहुत सारी अवेयरनेस नहीं होती है कि लोग कागजों में दब करके रह जाती है कोई चीज़। आज भी बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाइए तो PWD एक्ट की उन्हें पूरी जानकारी नहीं होगी कि किस अध्याय में कौन सी बात कही गई है और वास्तव में उनके लिए कौन कौन से अधिकार हैं, जिसके कारण से बहुत सारे अधिकार क्षेत्र से वंचित रह जाते हैं दिव्यांग व्यक्ति। अब हम देखते हैं कि अधिनियम के उद्देश्य, क्योंकि कुछ भी होता है तो मेन उद्देश्य कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। चलिए हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए कि निःशक्तता की रोकथाम, अधिकारों की सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल के प्रावधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना। ये एक बहुत बेहतरीन उद्देश्य था, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी कारण से कोई दिव्यांग हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम कैसे रोकथाम करें, कैसे उसको हम प्रिवेंशन दें, किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन दें, उसके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, कौन कौन से मेडिकल केयर हैं, उन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें एक उद्देश्य के रूप में हैं। दूसरा पॉइंट, बाधा मुक्त वातावरण बनाना, टू क्रिएट ए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। हम कोशिश करते हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होता है, न्यूनतम बाधित वातावरण, वही सक्सेसफुल होता है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कहीं भी नहीं मिल सकता है। हाँ, किसी एक डिसेबिलिटी के लिए हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं, बट जहाँ पर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं वहाँ पर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल एक निराधार साबित होता है। अगर आप बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट को समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और कंसेप्चुअल वीडियो के नाम से होगा, कंसेप्चुअल टॉपिक के नाम से होगा, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि फेस वीडियोज हैं। आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या है और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट क्या है, दोनों में अंतर को।
तीसरा देखिए कि व्यक्तियों के दुर्व्यवहार और शोषण का प्रतिकार करना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दिव्यांगता को बड़ा शोषण करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे उनके जीवन जीने के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे उनका शिक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं भी वो चैन से नहीं रह पाते हैं। विभिन्न प्रकार के उनका जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है लोगों का उनके प्रति सही नहीं रहता है। तो इसके प्रति प्रतिकार करना और उनको सही करना भी इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने का विशेष प्रावधान करना। सबसे जो मेन बात है किसी भी अधिनियम की वो यही है, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा संविधान है आर्टिकल नंबर 14 जो अनुच्छेद 14 कहता है समानता की बात करता है कि किस तरीके से हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, और यही इसी को आधार मानकर हमारे सभी अधिनियम में समानता की बात की जाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा तब तक वो समाज का एक रूपता की भावना के अंदर नहीं शामिल हो पाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान हमारे समाज में प्रचलित है। सामाजिक मुख्य धारा से संबंधित भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, मेन स्ट्रीमिंग। उसे अगर आप देखेंगे तो वो भी आप पूरी तरीके से उसकी विशेषता को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कि विकलांगजन अधिनियम में 14 अध्याय हैं, बिल्कुल 14 चैप्टर्स हैं। अब हम उनको एक एक करके चैप्टर्स को देखेंगे। वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो कभी भी पीडब्ल्यूडी एक्ट को नहीं भूलेंगे। यहाँ से भी सवाल आते रहते किसी भी प्रकार के एग्जाम में जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं प्रिलिमिनरी, यानी कि जो प्रारंभिक होता है अध्याय 1, उसमें हम देखते हैं क्या क्या बात कही गई है। सबसे पहला इसमें बात है कि विकलांग व्यक्ति का अर्थ है, इन्होंने जो विकलांग व्यक्ति है उसको डिफाइन किया है उस समय कि विकलांग व्यक्ति का अर्थ है कम से कम 40% से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि जो दिव्यांगता का उसका प्रतिशत होगा कितना होगा, कम से कम 40% होना चाहिए, उसी को हम विकलांग व्यक्ति कहेंगे। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के लिए, यानी कि किसी भी का क्या मतलब है, जो इस अधिनियम में शामिल विकलांगताएं हैं उनमें जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है या जो चिकित्सा प्राधिकारी होता है उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तभी उसका सर्टिफिकेट और उसकी विकलांगता मान्य होती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं। यानी एक आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं, तो 7 प्रकार की विकलांगताएं शामिल है। वो किस अध्याय में शामिल हैं, तो चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 में शामिल हैं। कौन कौन सी विकलांगताएं हैं, ब्लाइंडनेस यानी कि पूर्ण दृष्टिबाधिता, दूसरा है लो विजन यानी कि अल्प दृष्टिबाधिता, तीसरा है लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, चौथा हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता, पांचवा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलन क्षति या गतिशील दिव्यांगता, छठवां जो है 6 मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम मानसिक मंदता कहते हैं, जिसे प्रेजेंट टाइम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, और वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 24 जुलाई 2019 को आरसीआई अधिनियम जो आरसीआई एक्ट है 1992 उसके द्वारा चेंज कर दिया गया है। सातवां देखिए मेंटल इलनेस मानसिक रुग्णता, इससे संबंधित ये प्रकार के 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं। हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, मेन बात करेंगे। चैप्टर 2 में है केंद्रीय समन्वय समिति यानी कि द कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, यहाँ पर इंग्लिश में केंद्रीय समन्वय समिति है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तो है बट सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो केंद्रीय समन्वय समिति हो जाएगा। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अधिनियम के प्रावधानानुसार, यानी कि जो प्रावधान है अधिनियम में, वो केंद्र सरकार के समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय समन्वय समिति गठित किए जाने की व्यवस्था है। इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित की जाएंगी। तीसरा अध्याय क्या है, जो कि द स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यानी कि राज्य समन्वय समिति की बात करते हैं। अब इसमें क्या है
कि केंद्रीय समन्वय समिति के अनुरूप प्रत्येक राज्य में एक राज्य समन्वय समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। अब देखिए ये समिति क्यों बनाई जाती है, इसके बनने से उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं कैसे किए जाएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा, इस तरीके से संबंधित इन सब में बात की जाती है। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की, यानी कि विकलांगता की रोकथाम तथा समय से पहचान। ये इससे संबंधित है। द प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ये इससे संबंधित है हमारा चैप्टर 4। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि विकलांग होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान किया जाएगा। ये इससे संबंधित है। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्य में सहायता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर आप प्रशिक्षण नहीं देंगे, सीधी सी बात है दिव्यांगता को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं, उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। भले ही कोई डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर को भी उनकी पूरी तरीके से विशेषताएं पता नहीं होती हैं। वो तभी पता होंगी जब या तो वो ट्रेनिंग लिए होंगे, या तो उनको पहले से प्रशिक्षण लिए होंगे, या तो बाद में। प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जोखिम मामलों की पहचान करने के लिए सभी बच्चों की वर्ष में एक बार जांच की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना के प्रसार के लिए जागरूकता अभियान शुरू और प्रायोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है मां और बच्चे की प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए उपाय किए जाएंगे। तो ये इससे संबंधित बात की गई है हमारे चैप्टर 4 में। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 में क्या बात कही गई। अध्याय 5 में शिक्षा की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एकीकृत विद्यालयों या विशेष विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। एक बात का ध्यान रखें, 18 वर्ष तक की बात है, 14 वर्ष तक की बात नहीं है। ये 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकलांग बच्चों के लाभ के लिए उपयुक्त परिवहन, वास्तु बाधाओं को दूर करना और परीक्षा प्रणाली में संशोधन का पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाना, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं सब में होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम अगर विद्यार्थियों की विशेषताओं के अनुकूल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है जो कि दृष्टिबाधित है, वो चाहता है कि मैं ब्रेल में लिखूं, वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर द्वारा एग्ज़ाम दूं जो कि उस बोलने वाला कंप्यूटर हो। तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के पास ऐसा एग्जामिनेशन व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब हम उनके अनुसार एजुकेशन व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही बच्चा है, उसके पास लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता लिखित रूप से, तो वो साइन लैंग्वेज में अपना दे सकता है, उसको रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन आज भी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, इतने व्यवस्थाओं के लागू होने के बावजूद भी। लेकिन इन सब में बात कही गई है, लेकिन हम उसे लागू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम सुचारू रूप से पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाता है। और उसके लिए क्रियान्वयन के लिए जो हम शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षक हैं, साथ ही साथ जो प्रशासन से मदद है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, इसलिए ये सारे काम रुकते हैं। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, ये अध्याय में बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबें, छात्रवृत्तियां, वर्दी और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार होगा। बिल्कुल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अनौपचारिक से नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जिसे हम ओडीएल मोड कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो होती है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं जो प्रतिदिन रेगुलर आ जा नहीं सकते, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो घर में रह करके पढ़ सके, किसी भी समय पढ़ सके, उसमें कोई नियम ना हो, कोई बाध्यता ना हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इसको भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपेक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, यानी कि जो मैन पावर डेवलपमेंट करने के लिए, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ये क्या करने के लिए संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी। क्योंकि जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, जब तक मैन पावर नहीं होगा, तब तक हम बेहतर टीचिंग नहीं कर सकते। और आज भी हमारे समाज में वही चल रहा है
टीचरों की नियुक्ति नहीं होती, जिसके कारण से ऐसी समस्याएं हमको झेलने को मिलती हैं और दिव्यांग बच्चे सही से शिक्षित नहीं हो पाते हैं। उसका एक रीज़न है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके लिए जो उपयुक्त तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं उनका पूरी तरीके से रेगुलर नियुक्ति नहीं होती। रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके लिए रेगुलर टीचिंग चाहिए, क्योंकि वो बच्चे सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकते, कैपेबल नहीं होते, उनके पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती कि एक स्पेसिफिक बच्चे को प्रॉपर पढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से विशेष प्रशिक्षण नहीं लिए होते हैं, यही मेन कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माता पिता अपने विकलांग बच्चों की नियुक्ति के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त मंचों पर जा सकते हैं, ये भी यहाँ पर प्रावधान है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6 जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, रोजगार की बात करता है। इसमें हम देखते हैं कि सरकारी रोजगारों में रिक्तियों का 3% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होगा। अब 3% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होगा, 1% यानी कि नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले या बहरेपन या लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के लिए। तो 3% बहुत कम था, क्योंकि अगर आप 1% भी देंगे तो भी नहीं आएगा, वो आधा आधा में बट जाता है। तो उस समय लेकिन यही था, प्रावधान था। तो जब भी आपसे कई बार सवाल भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि PWD एक्ट में कितने % का रिजर्वेशन है, और अगर आपसे ये पूछ ली कि किस अध्याय में ये बात की गई है, तो चैप्टर नंबर 6 में यानी कि रोजगार के चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? विकलांग व्यक्तियों के अनुसार उपयुक्त योजना तैयार की जाएगी। उपयुक्त योजना का क्या मतलब होता है? जब तक देखिए, जब तक एक बेहतर स्कीम नहीं बनती है, सुटेबल स्कीम नहीं बनती है, तब तक ना तो उनके लिए रोजगार की बात कही जाएगी, ना ही उनके लिए बेहतर जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी। तो इसलिए गाइडलाइन का, स्कीम का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेवा के दौरान विकलांग होने पर किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त या पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। अब मतलब ये क्या होता है? डिमोटेड नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमें इस पॉइंट से समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हानि के कारण किसी भी पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, उसको रोजगार मिल गया, तो ऐसा नहीं कि उसकी पदोन्नति नहीं होगी, ये बड़े पद पे चला जाएगा और मैं सामान्य व्यक्ति हूँ या हम लोग सामान्य हैं तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अगर कैपेबल है, अगर एबिलिटी है तो वो बिल्कुल जा सकता है, और अगर उसके लिए लाभ ही होगा, घाटा थोड़ी होगा। अगर एबिलिटी है उसके पास, कुछ भी रन कर सकता है अकॉर्डिंगली, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और बेहतर कैपेसिटी है, तो बिल्कुल जाना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट अध्याय की बात करते हैं, अध्याय 7 सकारात्मक कार्यवाही यानी कि चैप्टर 7 में अफर्मेटिव जो एक्शन की बात कही गई है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराएगी, जो कि जरूरत की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अध्याय क्या कहता है? अध्याय 8 यानी कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, गैर भेदभाव की बात करता है, यानी कि भेदभाव नहीं, गैर भेदभाव की बात करता है, अविभेदीकरण की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को अवरोध रहित वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए यातायात के साधनों, सड़कों, भवन एवं राजकीय रोजगार सहित सकारात्मक वातावरण प्रदान करने जाने का प्रावधान है, क्योंकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरीके का, क्योंकि ये एक ऐसा बैरियर है भेदभाव जो कि बहुत नुकसानदायक साबित होता है। चाहे किसी भी व्यक्ति के सोचने के अकॉर्डिंग हो, चाहे कहीं पर भी हमारा एटीट्यूडिनल हो, कहीं पर हम यात्रा कर रहे हो, कहीं पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब सभी लोग अवेयर होंगे, यानी कि सभी लोग जागरूक होंगे। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कागजों में ही दबकर रह जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रावधान करती है और हमें जानने की भी ज़रूरत होती है। हम खुद से भी बहुत सारे प्रावधानों को जानें। ऐसा नहीं कि हमें नौकरी लग गई, बस पैसा आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें जानने की ज़रूरत है कि विकलांगों के और कौन से प्रावधान हो सकते हैं, हम हेल्प कितना कर सकते हैं, मदद कितना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अध्याय 9, जो कि शोध एवं मानव शक्ति विकास की बात करता है। चैप्टर 9 क्या कहते हैं? रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट की बात करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि विकलांगता की रोकथाम के लिए, विकलांगों के पुनर्वास के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण के संबंध में अनुकूल संरचनात्मक विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित एवं प्रायोजित करने के संबंध में इस अध्याय के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। क्योंकि अगर देखिए शोध नहीं होगा, शोध होगा तो नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए प्रिवेंशन के तरीके मिलेंगे, असेसमेंट के तरीके मिलेंगे, और हम किस तरीके से अनुकूली संरचनाएं बना सकते हैं, अनुकूली उपकरण बना सकते हैं। कि पहले के ज़माने में देखिए जो बैसाखी होती थी, जो हियरिंग एड होते थे, मशीन होती थी, उतना व्यवस्थित नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का दौर है, रिसर्च हो रहे हैं, तो नए नए डेवलप हो रहे हैं, और जिसके कारण से आज उनको हम बेहतर तकनीकी आधारित व्यवस्थाएं, सर्विसेज प्रदान कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मानव शक्ति का भी विकास बहुत जरूरी है। तो ये हमारे अध्याय 9 में बात कही गई है। देखिए अगर रिहेबिलिटेशन से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करिए रिहेबिलिटेशन बाय सुल्तान, आपको लगभग 40 मिनट का वीडियो मिलेगा। कभी नहीं भूलेंगे कि रिहेबिलिटेशन क्या होता है, पूरा प्रोसेस हर चीज का समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि प्रत्येक अध्याय आपको समझाया जा रहा है। चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। अध्याय 10 क्या कहता है? विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब इसके अंतर्गत पॉइंट क्या है कि इस अध्याय के अंतर्गत के लिए विकलांगों के लिए प्रतिष्ठान एवं संस्था चलाने वाले व्यक्तियों को संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही करनी होगी। क्योंकि जब तक संस्था ही नहीं होगी तो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? जब ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो मैन पावर डेवलपमेंट नहीं होगा। जब मैन पावर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ना तो मैन पावर का विकास होगा, और अगर संस्थाओं को मान्यता नहीं मिलेगी तो दिव्यांग बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि स्पेशल स्कूल को मान्यता लेने के लिए भी, स्पेशल संस्थाओं को मान्यता लेने के लिए भी क्या करना पड़ता है? मान्यता लेनी पड़ती है। PWD सर्टिफिकेट चाहिए। अब तो RPWD आ गया है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अध्याय 11 यानी कि चैप्टर 11 क्या कहता है? गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे लोग गंभीर रूप से विकलांग माने जाते हैं जिनमें 80% या उससे अधिक विकलांगता हो। सरकार ऐसे विकलांगों के लिए विभिन्न संस्थानों को स्थापित एवं संपोषित करेगी। मतलब ये गवर्नमेंट का पूरा नियम है, इसमें एक्ट में बताया गया है कि पूरी गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से लागू करेगी। अगर 80% से कोई विकलांगता है, अब बताइए ऐसे ऐसे गंभीर विकलांगताएं होती हैं। अब मेंटल रिटार्डेशन भी एक गंभीरता में आती है, तो उसको कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए एक बेहतर ट्रेन टीचर चाहिए, बेहतर विभिन्न प्रकार के स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए। क्योंकि जब तक ये सब नहीं होगा, बिहेवियरिस्ट चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं होगा तो कैसे इनका डेवलपमेंट होगा? तो ऐसे संस्थानों की जरूरत है। अब हम देखते हैं अध्याय 12 चैप्टर्स। इसमें क्या बात कही गई? विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त, यानी कि कमिश्नर, यानी कि चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसमें क्या बात कही गई? पहला पॉइंट देखते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार राज्य स्तर पर एक विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था इस अध्याय के अंतर्गत की जाएगी। बिल्कुल। दूसरा कि आयुक्त विकलांगजन मुख्य रूप से विकलांगों के अधिकारों के हनन से संबंधित तथा विकलांगों के अधिकारों के हनन से संबंधित तथा विकलांगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के संबंध में शिकायत सुनेंगे। ये उनका काम है। कोई भी बताने आता है, कहने आता है कि ये प्रॉब्लम है, इससे हनन हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर एक्शन लेगा। और अगर एक्शन नहीं लेता तो इसका मतलब या तो अवेयर नहीं है या तो कोई काम नहीं करना चाहता। जबकि अध्याय में पूरी तरीके से साफ साफ बात कही गई है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर
13 यानी कि अध्याय 13 क्या देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस अधिनियम में व्यवस्था है कि सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं के आधार पर सभी विकलांगों के पुनर्वास का भार उठाएगी और जहां तक संभव हो वहां सरकार ऐसे विकलांग बेरोजगारों को विशेष रोजगार भत्ता देगी जो विशेष रोजगार कार्यालय में 2 साल से अधिक समय से पंजीकृत हैं। ये भी जरूरी है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा अगर नहीं मिलती है तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आजकल दिव्यांग बच्चों को फिर भी इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। उसका मेन कारण है कि अधिकारियों को पूरी तरीके से जागरूकता ना होना। साथ ही बहुत सारे दिव्यांग साथी भी हैं जिनको जागरूकता नहीं होती है, लेकिन जिसे जागरूकता होती है वो जब काम कराता है तो वो विभिन्न प्रकार की अनावश्यक अनयूजुअल एक्टिविटी करता है जिसके कारण से नुकसान होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी मेन बात है कि गवर्नमेंट को हमेशा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए। हर महीने में, हर हफ्ते में, हर डिपार्टमेंट को, कोई भी डिपार्टमेंट हो, भले ही वो डिसेबिलिटी का डिपार्टमेंट हो, लेकिन फिर भी उसको भी सेंसिटाइज करवाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। हम क्या करते हैं, एक बार किसी चीज़ को जान लेते हैं और मस्त एकदम मनोरंजन करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें खुद अपडेट रहने की बहुत आवश्यकता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। और हमारा अंतिम अध्याय है जो चैप्टर 14 यानी कि 14वां, जो मिसलेनियस की बात करता है, विविध की बात करता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें क्या है कि अधिनियम का यह अंतिम अध्याय है जिसके अंतर्गत इस अध्याय में प्रावधानिक व्यवस्था की दुरुपयोग करने पर 2 वर्ष की सजा और 20,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार संबंधित सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार है। ये 20,000 बहुत कम है। ये 20,000 आराम से कोई भी जाता है, दे देता है और गलत कार्य करता है तो भी छूट आता है। कम से कम नहीं तो एक 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख के आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार चलो गलती करे तो उसके लिए माफ़ी है, 2 बार उसका एक नियम बना देना चाहिए। बाकी फिर बार बार गलती करेगा तो 20,000 आजकल होता कितना है। बड़े बड़े व्यक्ति 20,000, 40,000 देते हैं और करोड़ों का घोटाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, बहुत परेशानी होती है दिव्यांग विद्यार्थियों को। लेकिन हम इस अधिनियम के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं वो यही नियम है कि 20,000 तक का जुर्माना होना चाहिए और 2 साल तक की सजा होनी चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम बनाने का प्रावधान है, क्योंकि जब तक नियम कानून नहीं बनेंगे तब तक हमारा समाज सुधरता नहीं है। और नियम कानून तभी बनाए जाते हैं जब अनावश्यक गतिविधियां होती हैं। तो ये हमारे आज का PWD एक्ट 14 अध्याय 7 प्रकार की विकलांगताएं शुरू में हमने जाना था। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपके एग्ज़ाम में उपयोगी है। बिल्कुल, क्योंकि सवाल ज़रूर पूछा जाता है। एक एक अध्याय को आपने समझ लिया होगा। आई होप आपको पसंद आया हो। दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।